तो जानकारी के मुताबिक फिलहाल तो एनसीपी के नेता सुनेत्रा पवार या प्रफुल्ल पटेल या फिर जयंत पाटिल में से किसी एक को बनाया जा सकता है। लेकिन जानकार मानते हैं कि एनसीपी को अपनी पहचान बनाए रखने के लिए शरद पवार गुट के साथ मर्ज करना पड़ेगा। तब शरद पवार एक बार पार्टी का मुख्य चेहरा बन सकते हैं, क्योंकि शरद पवार बेहद ही अनुभवी नेता है। महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य भी उन्हें कहा जाता है। अलग अलग टर्म में 4 बार प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 7 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जिस एनसीपी के अध्यक्ष अभी अजीत पवार थे, उसके संस्थापक खुद शरद पवार हैं। 1999 में बनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की 2023 तक करीब 24 साल तक कमान उन्होंने संभाली है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर सत्ता, नेता, विधायक और सांसदों की नस नस से वो वाकिफ है। ऐसे में अगर पुरानी एनसीपी शरद पवार के पास आती है तो यकीनन शरद गुट मजबूत हो सकता है, क्योंकि अजित गुट बिना लीडर के बिखर सकता है। हालांकि सवाल भी है कि अजित पवार की पार्टी के नेता क्या चाहते हैं। बहुत हद तक वे सब अजित गुट के विधायकों की वफादारी और पारिवारिक फैसलों पर निर्भर करेगा। जानकार ये भी बताते हैं कि अजित पवार के साथ ये जानलेवा हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है, ऐसे समय में हुआ है जब अजीत की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एस के बीच एकीकरण यानी कि दोनों को मर्ज करने की चर्चाएं चल रही थी। तो माना यही जा रहा है कि एक बार पार्टी का पूरा प्रबंधन हो सकता है फिर से शरद पवार के पास आए। हालांकि शरद पवार की तबीयत इन दिनों पहले की तरह ठीक नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पूरी पार्टी को एक बार वो फिर से रिस्ट्रक्चर करेंगे। परिवार में बहुत सारे काबिल लोग हैं, उन्हें फिर से की पोजीशंस दी जाएगी और पार्टी को फिर से एक्टिव किया जाएगा, ये कहा जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में पूरी पार्टी अभी नहीं है कि वो बीजेपी से अपना हाथ खींचे, यानी अजीत पवार की एवज में कोई और आदमी एक बार फिर से पार्टी में अपनी हिस्सेदारी लेगा, खासकर उप मुख्यमंत्री की जो बातें चल रही हैं। और वो बीजेपी से हाथ खींचने वाले नहीं है, यानी ये सरकार एज इट इज चलती रहेगी। बस आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं एनसीपी जो है, जो शरद पवार और अजीत पवार की 2 एनसीपी थी, वो अब उनमें से एक होने के रास्ते बहुत ज्यादा क्लियर हैं। खैर इतना तय है कि अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र की सियासत अब एक नई दिशा में जा सकती है। यह भी समझिए कि अजीत पवार अपनी पार्टी एनसीपी के साथ इस वक्त बीजेपी की अगुवाई वाली प्रदेश की महायुति और केंद्रीय स्तर पर एनडीए गठबंधन में शामिल थे और प्रदेश सरकार में प्रमुख चेहरे थे। वहीं शरद पवार अजीत के बगावत के बाद अपने हिस्से आई एनसीपी शरद गुट के साथ प्रदेश में कांग्रेस की अगुवाई वाली जो विपक्षी गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, और केंद्रीय स्तर पर जो बना इंडिया ब्लॉक, उसके अहम साझीदार हैं। ऐसे में अगर मूल एनसीपी शरद पवार के हाथ आती है तो ऐसी स्थिति में प्रदेश से लेकर केंद्र तक बड़े बदलाव हो सकते हैं। तो क्या सिनेरियो बन सकता है? पहला तो यह कि अगर अजीत गुट की एनसीपी की कमान शरद पवार अपने हाथ में लेते हैं तो दोनों पार्टियों को विलय करना होगा। ऐसे में शरद पवार को या तो एनडीए में शामिल होना होगा या फिर वे अपनी मौजूदा गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है उसी में बने रह सकते हैं। अगर शरद पवार एनडीए के साथ आते हैं तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की अगुवाई वाला जो इंडिया ब्लॉक है यह बेहद कमजोर पड़ जाएगा। और अगर शरद पवार इंडिया ब्लॉक में ही बने रहते हैं तो महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है। शरद पवार के इस कदम से भले ही फडणवीस की सरकार पर सीटों के लिहाज से कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एनसीपी के अलग होने से दूसरे जो सहयोगी हैं, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उसकी अहमियत अपने आप बढ़ जाएगी। अजीत की मौजूदगी से एकनाथ शिंदे का बीजेपी के साथ जो बार्गेनिंग पावर था वो कम हो गया था।
लिमिटेड हो गया था, अब अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के पास भले 132 विधायक हैं, बहुमत से 13 सीट दूर। ऐसे में अगर 40 विधायकों वाली एनसीपी फडणवीस सरकार से बाहर हो जाती है तो 57 सीट वाले शिंदे फिर अपने मुख्य किरदार में आ जाएंगे। दरअसल अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे की शक्ति को संतुलन करने के तौर पर भी देखा जा सकता है। 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस में थे, बनना चाहते थे, लेकिन यही वो रीजन था कि वो बैकफुट पर आ गए। अब इसका असर केंद्रीय स्तर पर भी हो सकता है। एनसीपी एकजुट करने के बाद शरद पवार अगर एनडीए में आते हैं तो जाहिर तौर पर नंबर गेम बदल जाएगा। नंबर गेम के हिसाब से केंद्र में मोदी सरकार और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में शरद पवार गुट के पास लोकसभा में 8 सदस्य हैं। अजीत गुट के पास जो सांसद है उसको जोड़ दिया जाए तो टोटल 9 हो जाते हैं। तो इन 9 सांसदों के साथ केंद्र में एनडीए तो और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर शरद पवार इंडिया ब्लॉक में ही बने रहते हैं तो इससे केंद्र में एनडीए को एनसीपी के 1 लोकसभा और 3 राज्यसभा सदस्यों का नुकसान हो सकता है, खमियाजा उठाना पड़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र के पिछले कुछ समय की सियासत को अगर देखें तो शरद पवार के कमजोर होने के बाद फिलहाल अजीत पवार ही प्रदेश में एनसीपी का चेहरा बनकर उभरे थे। यह बात खुद महाराष्ट्र विधानसभा जब चुनाव हुई थे तब उन्होंने साबित करके भी दिखा दी थी, जब शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एस को महज 10 सीटें मिली थी और खुद की एनसीपी 41 सीटें अजीत दा ने दिलवाई थी। अजीत पवार को दादा कहा जाता था। उनकी मजबूत छवि को यह दर्शाता है कि वो एक मास लीडर थे जो राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं मानते थे। अजीत ने एनसीपी को ग्रामीण महाराष्ट्र, रूरल महाराष्ट्र, खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मजबूत बनाया, बहुत काम किया वहां पर। जब एनसीपी में 2 फाड़ हुआ तो उन्होंने ज्यादातर विधायकों को अपने साथ कर लिया, जिससे उनका गुट सत्ता में आ गया। महायुति गठबंधन में काफी अहमियत रखते थे, एनडीए के लिए बेहद अहम और मजबूत सहयोगी थे। और जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ वो बारामती था। बारामती उनका गढ़ था। यहां से वे 1991 के बाद से लगातार विधायक रहे। मौजूदा वक्त में भी अजीत पवार बारामती सीट से ही विधायक थे। इससे पहले 1991 में 1991 में लोकसभा चुनाव बारामती लोकसभा सीट से जीते थे और सांसद वो इसी सीट से रह चुके थे। तो फिलहाल आज के हमारे इस एडिशन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। आज के लिए इजाजत दीजिए। आपको छोड़ जाते हैं